दोस्तों नमस्कार। भारत के संविधान और भारत की न्यायपालिका को जितना आजकल मशक्कत करना पड़ रहा है, उतना शायद पहले कभी नहीं करना पड़ा। केजरीवाल ने इस तरह की कंडीशंस न्यायालय के सामने खड़ी कर दी हैं कि न्यायालय को संविधान की व्याख्या बार-बार और कई तरीके से करनी पड़ रही है। आज जो नया मामला आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी इनफैक्ट चर्चा मैं कुछ महीने पहले अपने वीडियोस में कर चुका हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मैंने उस समय एक एजम्पशन बनाया था या ये कहा था कि ये परिस्थितियां हो सकती हैं, वो वास्तव में आज कोर्ट के सामने है। मुद्दा है कि क्या केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठ के मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं चला सकते हैं? ये सवाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर किसी क्राइम के कारण जेल में है और उनको बेल नहीं मिल रही है और दिल्ली में काम अवरुद्ध है, तो क्या चीफ मिनिस्टर जेल से बैठ के अपना कार्यालय नहीं चला सकता है? ये मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। और साथ ही ये कहा गया है कि देखिए, सारे काम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि जो दिल्ली का एनसीटी एक्ट है, एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, उसका जो सेक्शन 45 है, वो ये साफ कहता है कि जो भी फाइलें एलजी के पास जाएंगी वो वाया चीफ मिनिस्टर के होके जाएंगी, डायरेक्ट नहीं जा सकती। अब चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो फाइलें चीफ मिनिस्टर के पास जा नहीं रही, चीफ मिनिस्टर साइन कर नहीं रहे, इसलिए वो कागज एलजी के पास नहीं जा रहे, इसीलिए पूरा दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर के अगर दिल्ली में अगर केजरीवाल अवेलेबल नहीं है, तो दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये है। इसकी मैं व्याख्या करूंगा कि ये कितना गलत सोच लेके न्यायालय में और न्यायालय के बाहर इस तरह की दलील दी जा रही है। दूसरा मुद्दा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो केंद्र सरकार बताए कि क्या चीफ मिनिस्टर जेल से अपना ऑफिस चला सकता है या नहीं, नहीं तो जो भारत का संविधान है उसका जो आर्टिकल 142 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से ऑफिस चलाए, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता जब तक संसद उसके खिलाफ कोई कानून ना बना दे या कोई ऑर्डिनेंस पास ना हो जाए। अब सवाल इस बात का है कि हमें इस मुद्दे को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहली बात कि केजरीवाल जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, उनको चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जनता ने नहीं बनाया है। ये क्लैरिटी हमको होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब जनता चुनती है एमएलएज को और एमएलएज अपना मुखिया चुनते हैं जिसको आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो अगर केजरीवाल अवेलेबल नहीं है और दिल्ली में 70 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 60 एमएलए अगर आम आदमी पार्टी के हैं और उनका मुखिया जेल में है, तो क्या आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री बनाया जा सके? पहला सवाल ये है। तो ये बात क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और कोर्ट में भी मुझे लगता है इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है एमएलएज ने। और अगर एमएलएज का चुना हुआ नेता आज किसी अपराध में जेल में है, तो ये एमएलएज की ड्यूटी है कि वो अल्टरनेट मुख्यमंत्री देश की जनता को दें। और सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है ये आदेश देना चाहिए कि जब तक केजरीवाल बरी नहीं हो जाते या उनको बेल नहीं मिल जाती, तब तक दिल्ली के एमएलएज को अल्टरनेट इंटरिम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, ताकि जो भी कार्रवाई हो, जो भी कागज हो, वो उस इंटरिम चीफ मिनिस्टर के माध्यम से एलजी तक जाएं। और अगर एमएलए इस स्थिति में नहीं है कि उनके पास और कोई एक भी सक्षम आदमी नहीं है जिसको वो सीएम बना सकते हैं, तब तक असेंबली को आप सस्पेंड कर दीजिए, डिसॉल्व मत करिए,
ताकि ये एमएलए ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर उनको सत्ता में रहना है तो उनको अल्टरनेट चीफ मिनिस्टर देना होगा, और अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल से बाहर हैं, उनको आप चाहें तो दोबारा सीएम, इंटरिम सीएम के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं होगा। तो सवाल अब इस बात का है दोस्तों कि अगर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर जनता नहीं चुनती है और एमएलए चुनने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या दिल्ली की विधानसभा को जब तक वो अल्टरनेट नेता नहीं देते तब तक क्या उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ पे एमएलए का नकारापन है। आम आदमी पार्टी में उनको कोई दूसरा नेता ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके। अगर असेंबली सस्पेंशन में होती है और डायरेक्ट उसमें प्रेसिडेंशियल रूल आता है, तो फिर एलजी जितने भी पेंडिंग काम हैं वो राष्ट्रपति महोदया की अनुमति से वो काम कर सकते हैं और दिल्ली की अर्थव्यवस्था या बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल पाएगी। तो पहला मुद्दा तो ये है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। दूसरा मुद्दा जो सामने निकल के आएगा वो ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर जेल में हैं और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी भारत के नागरिक हैं और भारत का संविधान कहीं नहीं कहता है कि चीफ मिनिस्टर को स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे। जिस तरह से कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी अगर जेल में हैं तो क्या वो जेल से ऑपरेट नहीं कर सकते? क्योंकि वो भी भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के रोजगार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर से ज्यादा ही कर रहे होंगे। इस स्थिति में जो सुविधाएं चीफ मिनिस्टर को मिलेंगी तो क्या वो बाकी पदाधिकारियों को नहीं मिलनी चाहिए? पहला सवाल। अब मुद्दा ये निकल के आएगा कि चीफ मिनिस्टर तो एक संवैधानिक पोजीशन है, तो फिर तो सारे मंत्री और सारे एमएलए भी संविधान के माध्यम से चुने जाते हैं। तो जितने एमएलए, एमपी, जितने मंत्री जेलों में हैं, उन सबको सुविधा मिलनी चाहिए। एकमात्र केजरीवाल के लिए कानून की व्याख्या करके और एक स्पेशल प्रिविलेज देना, क्या यह न्याय संगत होगा? सवाल इस बात को लेकर भी है। तो मेरा यह कहना है कि अगर दिल्ली में जिस तरह से 4 मंत्री इनके जेल में थे, तो कल को आप ये भी कह सकते हैं कि जेल के अंदर पूरी कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर को कागज आएगा तो वो मंत्रालय से आएगा। मंत्रालय में जब तक मंत्री वो कागज अप्रूव नहीं करेगा तो वो चीफ मिनिस्टर तक नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 यही तो बोलता है कि आप जो दिल्ली का ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है कि कोई भी कागज कैबिनेट में जाने से पहले मंत्री चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करेगा और उसके बाद वो कागज कैबिनेट में जाएगा। सवाल अब इस बात का है कि अगर मंत्री भी जेल में हैं और कागज चीफ मिनिस्टर तक जाना है तो इसका मतलब मंत्रियों को भी अधिकार होगा, क्योंकि जब कोई कागज चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचेगा ही नहीं तो वो आगे एलजी को कैसे भेज पाएंगे? अब सवाल इस बात का है कि जितने भी मंत्री जेलों में हैं, क्या उन सबको यह संवैधानिक अधिकार मिलेगा कि वो अपना ऑफिस जेल से चला सकते हैं? तो क्या पूरी कैबिनेट मीटिंग भी फिर जेल में हो सकती है? कई बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे निकल के आने वाले दिनों में हमारे सामने आएंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत की न्याय व्यवस्था में सिर्फ हम कानून के हिसाब से चलेंगे, कुछ मॉरलिटी, कुछ नैतिकता भी बचेगी या नहीं? अगर कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आपको ईमानदारी से काम करना है, तो इसका मतलब बेईमानी को आप गलत नहीं मान सकते, क्योंकि कानून में तो नहीं लिखा है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आपको सच बोलना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आपको सच बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब हम समाज में जो नैतिकता होती है, जो मॉरलिटी होती है, जो एथिक्स होते हैं, हम उनका संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि वो कानून में नहीं लिखा हुआ है। हम सिर्फ अक्षर से कानून की भाषा के हिसाब से देश चलाएंगे और समाज चलाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस देश में अराजकता नहीं फैलेगी? फिर तो सारे क्रिमिनल एमएलए बनेंगे और वो अगर जेल में बैठे हैं तो वो वहां से बैठ के काम करेंगे। तो फिर जेल के अंदर रहो या बाहर रहो, क्या फर्क पड़ता है?
जब कार्रवाई पूरी ही होनी है और संवैधानिक संरक्षण मिल गया अपराधियों को कि आप जेल में रहो या जेल के बाहर आपको अगर अधिकार है, तो फिर मतलब किस बात का है? फिर समाज के अंदर हम जो मर्यादा की बात करते हैं उसका औचित्य क्या रह जाता है? आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पर? क्या सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को जेल से मुख्यमंत्री कार्यालय चलाने की इजाजत देनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए कोई इंटरिम चीफ मिनिस्टर नहीं इलेक्ट कर सकते, उस स्थिति में क्या दिल्ली की विधानसभा को जब तक वो अपना नया नेता नहीं बनाते, ताकि दिल्ली की जनता का काम ना रुके, क्या इस विधानसभा को सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए? और जिस दिन वो अपना नया नेता लेके आए, शपथ हो जाए, उस दिन से विधानसभा दोबारा काम करने लग जाए, कोई ऐतराज नहीं। कहने का मतलब ये है कि क्या देश अराजकता से चलेगा या केजरीवाल के मनमर्जी से चलेगा, क्योंकि वो सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तिलांजलि दे रहे हैं, मॉरलिटी का कोई स्तर नहीं रहा है। और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी एक हियरिंग में कही थी, ये बात हाई कोर्ट के जजेस ने भी हियरिंग में कही थी कि इट इज ए मैटर ऑफ मॉरलिटी एंड एथिक्स। अगर किसी व्यक्ति में मॉरल नहीं रहा, एथिक्स नहीं रहा, और वो अगर इंपॉर्टेंट संवैधानिक कुर्सी पे अगर आके बैठ जाता है और वो सारी मॉरलिटी को इग्नोर करके कहता है मुझे कानून में कहाँ लिखा है ये बताओ कि मुझे ईमानदारी से काम करना है या मुझे सच बोलना है, कहाँ लिखा है संविधान में? अगर नहीं लिखा है तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं हमेशा सच बोलूं? क्या ये देश चलाने का तरीका होगा? चिंताएं हैं, मुद्दे गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा के अच्छा किया कि कम से कम इस मुद्दे पे अब व्याख्या होगी, कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन निकलेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट निकाले, चाहे देश का कानून बनाना पड़े। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने उन सब लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया है और सरकार को और कोर्ट को यह सोचने पे मजबूर किया है कि इन लूप होल्स को कैसे भरा जाए। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।